स्टूडेंट्स, अपन क्लास 11th में वेव्स जो है वो स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें वेव्स है क्या, है ना। तो ये आ जाओ भाई, वेव चैप्टर जो है वो वेव्स हैं अपने पास। सबसे पहले तो आ जाएं कि वेव है क्या। तो अब जैसे अपन ने सुना तो बहुत है कि भाई ये अपने पास स्टेशनरी वेव है, या फिर प्रोग्रेसिव वेव है, या फिर अपने पास जैसे रेडियो वेव है या लाइट वेव है। आप लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे। तो वेव एक्चुअल में क्या है? वेव इज ए मीडियम ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। वेव इज ए मीडियम ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। तो एनर्जी का ट्रांसमिशन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट करने के लिए वेव यूज में आती है। कुल मिला के बात अपन ये कह सकते हैं कि वेव में अपने पास एनर्जी एंड मोमेंटम इसका ट्रांसफर होता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि अपन जैसे किसी से बात करना चाहते हैं और कोई लड़का अपने सामने बैठा हुआ है। तो होता यह है कि अपन जैसे ही कुछ बोलते हैं, तो जैसे ही कुछ बोलते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशंस होते हैं भाई। और वाइब्रेशंस में अपने पास जैसे ही अपन कुछ आवाज़ निकलती है, तो अपने फेस के, अपने चेहरे के पास में, अपने मुंह के पास में जो एयर की लेयर्स हैं ना, उन एयर की लेयर्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं भाई। अब यहाँ पास वाले पार्टिकल डिस्टर्ब हुए क्योंकि उनको एनर्जी मिली। ये पार्टिकल जब डिस्टर्ब होंगे थोड़ा सा आगे शिफ्ट होंगे। आगे शिफ्ट होते ही क्या होता है, अब ये अपनी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल्स को दे देंगे। नेक्स्ट पार्टिकल्स को देने के बाद में ये अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे। फिर ये पार्टिकल्स होंगे थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, ये अपनी एनर्जी वाइब्रेट कर रहे हैं भाई केवल, है ना। इसमें नो ट्रांसमिशन ऑफ मैटर इन वेव। वेव में मैटर का ट्रांसमिशन नहीं है, एनर्जी का ट्रांसमिशन है। तो यहाँ वाले पार्टिकल जो हैं इनको आगे एनर्जी दे देते हैं, यहाँ वाले इनको आगे एनर्जी दे देंगे। तो ये जो एनर्जी होती है वो साउंड वेव की फॉर्म में वो कंटिन्यूअसली आगे चलती चली जाती है। फिर तुम्हारे कान में एंटर करती है। कान में जैसे ही एंटर करती है, तुम ये जानते हो कान पे डायफ्राम होता है, उस पे जाके अपने पास ये एयर की लेयर्स जो हैं उसको डिस्टर्ब करती है। उसमें फिर वाइब्रेशंस होते हैं, उन वाइब्रेशंस को रीड करने का काम करता है ब्रेन। तो कुल मिला के अगर अपन देखा जाए तो वेव में अपने पास जो कुछ भी हो रहा है वो एनर्जी का ट्रांसमिशन है, या फिर यूं भी कह सकते हैं इट इज ट्रांसमिशन ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इट इज ए ट्रांसमिशन ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कैसे? एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। जैसे अपने पास मान लो कि ये कोई स्ट्रिंग है, ये यहाँ से अपन ने इसको ये यहाँ से टाई कर रखी है, बांध रखी है। यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको हल्का सा डिस्टर्बेंस दे देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे ही तुमने इसको डिस्टर्ब किया, ये यहाँ से थोड़ी सी डिस्प्लेस होगी, तो ये पल्स भी कह सकते हैं और ये डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं अपने पास। ये डिस्टर्बेंस हो गया, ये डिस्टर्बेंस। अब ये डिस्टर्बेंस क्या होगा कि यहाँ वाले पार्टिकल डिस्टर्ब हुए थे, तो ये एनर्जी अब आगे चलेगी, और आगे चलेगी तो फिर अपने पास तुम देखते हो कि इस स्ट्रिंग में ऐसे वेव बनती है कि नहीं बनती है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि नहीं आते हैं। ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं ड्यू टू डिस्टर्बेंस और एनर्जी। तो मीनिंग ऑफ डिस्टर्बेंस मतलब एनर्जी का ही ट्रांसमिशन है। आ गई है समझ में अपने पास। एक चीज और बता देता हूं, इसका एक एग्जांपल और है। जैसे एक तो साउंड वेव वाला मैंने बता ही दिया, एक स्ट्रिंग वाला बता दिया। एक और अपन चीज चलते हैं। किसी मान लो बकेट में वाटर फिल्ड बकेट है, ठीक है ना। अब एक छोटा सा अपन पीस ऑफ स्टोन उसमें ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ही तुम उसमें पीस ऑफ स्टोन ड्रॉप करोगे, तुमने देखा होगा कि उसमें अपने पास ये रिपल्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ये जो रिपल्स बनते हैं बस ये फॉर्म ऑफ वेव ही है भाई। रिपल्स जो बन रहे हैं वो फॉर्म ऑफ वेव ही हैं। और तुम उसमें देख रहे हो कि अपन ने उसमें पीस ऑफ स्टोन ड्रॉप किया। जैसे ही पीस ऑफ स्टोन तुमने ड्रॉप किया, तो वहां पर जो पार्टिकल्स थे उनको डिस्टर्ब किया तो वो एनर्जी आगे चली तो ये रिपल्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो ये सारा का सारा अपने पास जो कुछ भी है इसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन है।
तो वेव इज मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ और एनर्जी एंड मोमेंटम। क्लियर? इसमें मेरे हिसाब से तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये समझ में आ गया। उसके बाद में आते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। तो वेव्स में अपने पास अलग अलग बेसिस पे अपने पास इनका क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले तो अपन आ जाते हैं नेसेसिटी ऑफ मीडियम के बेसिस पे। तो ये मीडियम अगर अपन लेते हैं, अगर मीडियम के बेसिस पे आप लेते हो तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। वन इज इलास्टिक वेव्स, ये इलास्टिक वेव्स हो जाएंगी, एंड सेकेंड ये हो जाएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो भाई, इलास्टिक वेव्स, मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर इलास्टिक वेव्स। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर आर नो मीडियम रिक्वायर्ड। मीडियम की कोई अपने पास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले आ जाएं इलास्टिक वेव का एग्जाम्पल। इलास्टिक वेव का एग्जाम्पल है साउंड वेव्स, है ना। कैसे? साउंड वेव जो है ना भाई, वैक्यूम में नहीं हो सकता। अगर वैक्यूम में कोई आदमी कुछ भी बोल रहा है तो उसके पास में अगर कोई आदमी है ना, उसको भी कुछ भी सुनाई नहीं देगा। रीजन, साउंड वेव के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? मीडियम जरूरी है। मीडियम फिर कोई सा भी हो, एयर भी हो सकता है तो गैस फॉर्म हो गया, उसके बाद में फिर लिक्विड हो सकता है, फिर अपने पास सॉलिड होता है। तो साउंड वेव के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। एक तो ये हो गया इलास्टिक वेव का एग्जांपल। दूसरा वेव्स इन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, ये मीडियम स्ट्रिंग हो गई कि नहीं हो गई। उसके बाद में आ जाए रिपल्स, है ना। रिपल्स में भी अपने पास क्या होता है कि वाटर में अपने पास पीस ऑफ, अपने पास अगर कोई स्टोन ड्रॉप करते हैं तो रिपल्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं, वो भी मीडियम हो गया। तो ये जो वेव्स होती हैं ये इलास्टिक वेव्स होती हैं। उसके बाद में आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मीडियम नॉट रिक्वायर्ड फॉर दीज वेव्स। एग्जांपल लाइट वेव्स, तुम जानते ही हो, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम फॉर वैक्यूम, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप जानते ही हैं लाइट वेव है, रेडियो वेव है, इसके अलावा अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, एक्सरे, गामा रे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है उसके लिए ट्रेवलिंग के लिए मीडियम की कोई अपने को जरूरत नहीं होती है। नो नेसेसिटी ऑफ मीडियम फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्लियर हो गया। नेसेसिटी ऑफ मीडियम के बेसिस पे अपने पास 2 टाइप्स हो गए। उसके बाद में अपन और चलते हैं इसका क्लासिफिकेशन। अब दूसरे मेथड से करके बताता हूं मैं, ये तो इसके बेसिस पे हो गया। उसके बाद में आते हैं अपने पास डायमेंशन के बेसिस पर। ये है डायमेंशन। डायमेंशन में तुम जानते हो एक हो जाएगा 1 डायमेंशन, ये 1D, एक हो जाएगा 2 डायमेंशन 2D, और एक हो जाएगा 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ये है भाई डायमेंशन का सारा सारे एग्जाम्पल बता देता हूँ। 1 डायमेंशन में देख लो साउंड वेव्स। साउंड वेव्स में मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रेवल कर रही है, ये 1 डायमेंशन हो गया। या इसके अलावा अपने पास ये मान लेते हैं कि आयरन रोड है, इस पर इस साइड से अपन ने किसी से टक किया तो वो यूं ट्रेवल करेगी कि नहीं करेगी, 1 डायमेंशन या 1 डायरेक्शनल हो जाएगा। तो ये 1D का एग्जाम्पल हो गया। 2D का एग्जाम्पल जो हो गया, पीस ऑफ स्टोन अगर वाटर की बकेट में अपन ड्रॉप करते हैं तो जो रिपल्स बनते हैं वो 2D का एग्जाम्पल है भाई, इट इज एग्जाम्पल ऑफ ए 2 डायमेंशन। उसके बाद में आ जाओ भाई 3D। 3D का एग्जाम्पल है अपने पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने पास एक्सप्लेनेशन करने के लिए 3D की जरूरत पड़ती है। आगे आप 12th क्लास में EM वेव्स वाला चैप्टर आएगा, उसमें आप ये देखोगे उसमें एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, एक मैग्नेटिक वेक्टर होता है और एक वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है। तो उसमें 3D की जरूरत पड़ती है, वो 3 डायमेंशन हो गई, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इसके बेसिस पे हो गया। एक होता है अपने पास और कंपैरिजन चलते हैं अपन इसमें, एनर्जी ट्रांसमिशन। एनर्जी ट्रांसमिशन
ये है भाई एनर्जी ट्रांसमिशन। एक तो कंटिन्यूअसली एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा है, जैसे अपने पास ओपन स्काई के नीचे मैं कुछ बोल रहा हूं, ठीक है ना, ओपन स्काई के नीचे कुछ बोल रहा हूं तो कोई बैरियर नहीं है, ठीक है ना, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता है, कंटिन्यूअसली अपने पास साउंड वेव ट्रेवल करती चली जाएगी, वो अपने पास हो जाएगी प्रोग्रेसिव वेव। ये प्रोग्रेसिव वेव जो कंटिन्यूअसली एनर्जी ट्रांसमिशन जिसमें वन डायरेक्शन में होता चला जाए, इट इज ए प्रोग्रेसिव वेव्स। एक होता है कि जिसमें एनर्जी तो होती है, ट्रांसमिशन भी होता है, बट बिटवीन द 2 पॉइंट्स वाइब्रेट करती रहती है, एनर्जी वाइब्रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स, इट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी का ट्रांसमिशन तो है ही, बट 2 पॉइंट के बिटवीन में वाइब्रेशन चलते रहते हैं अपने पास, तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। ये है स्टेशनरी वेव्स। अब स्टेशनरी वेव का एग्जांपल ये रहा, बहुत इजी है। ये अपने पास है, ये 2 पोल हैं और इनके बिटवीन में अपन ने एक स्ट्रिंग बांध रखी है। यहाँ से एक लड़का क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर लेता है और इसको डिस्टर्ब करके छोड़ देता है। जैसे ही डिस्टर्ब करके छोड़ोगे इसमें वेव बनेगी। अब ये वेव क्या करती है, यहाँ से यूं चलती है, यूं चली, ये इधर चला, ये इधर चला, यहाँ पर अपने पास इसका एंड आ गया, तो होता यह है कि वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। भाई रिफ्लेक्शन के बारे में आप 10th में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो। एक अपने पास ये सरफेस आ गया तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये वेव जो है ना वापस यूं आएगी, ये है अपने पास। तो एक तो ये वेव हो गई, ठीक है ना, तो ये तो हो गई फंडामेंटल वेव हो गई। ये वापस जो आ रही है इट इज रिफ्लेक्टेड वेव, ये यूं चल रही है अपने पास, ये मान लो ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गई। कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव में अपने पास रिफ्लेक्शन जरूरी होता है और 2 पॉइंट्स के बिटवीन में ही अपने पास ट्रेवल करती है, वाइब्रेट करती रहती है, बिटवीन 2 पॉइंट ट्रेवलिंग चलती ही रहती है, इट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। ये सारे के सारे जो हैं अपन इसी चैप्टर में डिटेल से भी स्टडी करेंगे भाई, ठीक है। पर अभी एक बार मैंने इनका क्लासिफिकेशन बताया है, बाकी अदरवाइज जो है अपन हर चीज जो है डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब अपन चलते हैं, सबसे पहले वेव में कुछ चीजें हैं जो मैं तुम लोगों को डेफिनेशन बता देता हूं। देखो भाई, वेव को समझने का अपने यहाँ सिंपल सा मेथड है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उससे वेव को इजीली समझा जा सकता है। वेव को इजीली कैसे समझा जा सकता है कि वेव जो है अपने पास वो ये यूं ट्रेवल कर रही है, देखो ये है वेव का फॉर्म, यूं चल रही है वेव। अब अपन चलते हैं कि वेव अगर यूं ट्रेवल कर रही है तो सबसे पहले अपन चलें SHM में कुछ डेफिनेशंस हैं, वो मैं इसमें 2-3 चीजें बता भी देता हूं। एक तो होता है भाई एम्पलीट्यूड, आप सब जानते हैं एम्पलीट्यूड SHM में पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड ए मैग्नीट्यूड, इट इज कॉल्ड ए मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड, सॉरी। तो ये हो जाएगा भाई अपने पास एम्पलीट्यूड, ये ए हो गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। तो एक टर्म तो आ गई एम्पलीट्यूड, फर्स्ट तो ये एम्पलीट्यूड, इट इज डिनोटेड बाय ए। उसके बाद में अपन सेकंड नंबर चलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी सिंपल सा टर्म है, 9th-10th में स्टडी कर चुके हो वैसे, ये है फ्रीक्वेंसी, और वैसे SHM में भी स्टडी कर चुके हो। इट इज डिनोटेड बाय एन और एफ, दोनों ही चलते हैं भाई, एन और एफ। फ्रीक्वेंसी मीनिंग क्या होगा फ्रीक्वेंसी का, वाइब्रेशंस पर सेकेंड, वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। उसके बाद में अगर आप चलते हैं ये टाइम पीरियड, ये सब चीजें जो है ना वैसे SHM में पढ़ चुके हो, T एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। फ्रीक्वेंसी का इनवर्स जो होगा या रेसिप्रोकल होगा, इट इज इक्वल टू टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड इज टाइम टेकन इन वाइब्रेशन और कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड ए टाइम पीरियड। अब एक एग्जांपल बता देता हूं। अपने घरों में जो करंट आता है उस पर एक बार तुम मीटर पे इन पे देखना 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज लिखा हुआ आएगा भाई, उस पर 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज लिखा हुआ आएगा। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रहा तरीका, ये फ्रीक्वेंसी t इज इक्वल टू 1/f, सो दैट t इज इक्वल टू 1/50 सेकेंड एंड 10⁻² इंटू 2, तो 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड ये अपने पास इसका टाइम पीरियड है। और जो है तुम मैं और बता देता हूं, ये पढ़ रखा है, ये टाइम पीरियड है भाई। ये वन साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगा ये टाइम पीरियड हो गया। तो ये 0.02 सेकेंड हो गया। अगर यहाँ से हाफ लोगे इट इज 0.01 सेकेंड हो गया, और हाफ ले सकते हो तो वैसे भी तुम जानते हो ये टाइम t/4, इट इज 3t/4, ये t हो जाएगा एंड ये हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा अपने पास है t/2। तो अपने पास ये है, जैसे कोई एग्जांपल है कि कोई पूछे कि एसी करंट को, है ना, किसको, एसी करंट को अपने पीक तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, है ना, हाउ मेनी टाइम टू रीच एसी एट इट्स पीक। ये हो गया भाई पीक, इस पीक तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा वो फाइंड आउट करना है। इसी से मैं बता रहा हूं, देखना टाइम ये आ गया t/4 यहां तक पीक तक पहुंचने में। अब t का वैल्यू ये रहा 1/50/4, सो दैट इट इज इक्वल टू 1/200 सेकेंड। इतने टाइम में ये पीक पर आ जाती है अपने पास, और ये यहां से यहां तक इतने टाइम में अपना साइकिल कंप्लीट कर लेती है। क्लियर है। अब अपन चलते हैं इसके बाद में आगे, नेक्स्ट लेते हैं। ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, और एक चीज चलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखो भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ये भी एसएचएम में पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, ये सर्कुलर मोशन में भी पढ़ चुके हो। ये फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। वहां पर एंगुलर वेलोसिटी भी बोल देते हैं, यहाँ पर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाती है। यूनिट रेड पर सेकेंड होता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड ओमेगा इज इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हैं 2π/t, t इज टाइम पीरियड। उसके बाद में अपन और चलें, वेव नंबर एक आएगा, वेव नंबर इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार। इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार। ये आप केमिस्ट्री में 11th में पढ़ चुके हैं। वेव नंबर क्या होता है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें वेव नंबर केमिस्ट्री में खूब यूज में आता है। तो वेव नंबर का मीनिंग है नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू इन 1 मीटर डिस्टेंस। नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू इन 1 मीटर डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव नंबर। ये है वेव नंबर का मीनिंग। तो ये अपने पास हो गया यहां तक ये वेव नंबर, और वैसे होता है 1/λ। लैम्बडा इज वेवलेंथ, ये है वेवलेंथ है अपने पास। तो इससे अपने पास वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा इज वेवलेंथ। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं तुमको, जो रेड कलर होता है भाई, है ना, इसका लैम्बडा ऑफ रेड इज इक्वल टू 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। देखो भाई, हर बुक्स में थोड़ा बहुत अलग अलग चलता है। किसी बुक में 8000 एंगस्ट्रॉम भी होगा, किसी में 780 नैनोमीटर भी चलता है, किसी में 700 नैनोमीटर भी चलता है। तो ऐसा कुछ ही नहीं है भाई कौन गलत है, उसका रीजन भी है। एक रेंज तक वेरी करता है ये रेड कलर, ठीक है ना। ऐसे ही वॉयलेट कलर का वेवलेंथ जो है ना, किसी बुक्स में तो मिलेगा 380 नैनोमीटर मिलेगा, किसी में 400 नैनोमीटर भी मिलेगा। अब सवाल उठता है कि क्या है, जो जिस बुक में है वो सारे ही सही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी को बेस मान लेना चाहिए।
और वो ही अपने पास एग्जैक्टली सही माना जाता है। अदरवाइज जो है ना ब्लू कलर की रेंज भी जो है ना तो थोड़ी वाइड चलती है, रेड की भी वाइड चलती है, तो यूं रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर आ जाता है, तो उसमें अपने को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। लैम्डा ऑफ रेड गिवन है। अब पूछे अपने को कि फाइंड आउट ए वेव नंबर, तो ये लो जी भाई वेव नंबर, न्यू बार इज इक्वल टू 1 लैम्डा, सो दैट 1/8000 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम 8 इंटू 10⁻⁷ समझ में आ गया होगा। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, सो दैट 10⁻⁷ एंड वी गेट 10⁻7 डिवाइडेड बाय 8, इट इज वेव नंबर पर मीटर। ये इसका हो गया अपने पास, तो ये वेव नंबर है। उसके बाद में अपन चलते हैं वेव नंबर के बाद में नेक्स्ट चीज लेके चलते हैं यहां से, अब अपन सबसे पहले एक चीज चलते हैं भाई अपने पास, है ना। देखो एक तो होती है लॉन्गिट्यूडल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स, है ना। दोनों एक साथ समझाऊंगा भाई मैं, है ना। फिर बाद में अलग अलग डिटेल्स हैं और अलग अलग चलेंगे, लॉन्गिट्यूडल का फिर अपन अलग चलेंगे, ट्रांसवर्स का फिर अलग चलेंगे। उसका रीजन भी है ताकि तुमको ये चीज समझ में आ जाए कि कहां पर कैसे मामला क्लियर होता है। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडल वेव किसको कहते हैं, ये ले लेते हैं लॉन्गिट्यूडल वेव्स। और सेकंड नंबर है ये ट्रांसवर्स वेव्स। शुरुआत करते हैं लॉन्गिट्यूडल में। ये जो अपने पास कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन वाइब्रेशन के बेसिस पर है भाई। ये कंपैरिजन किसके बेसिस पर है, ये वाइब्रेशन के बेसिस पे है कि मीडियम के पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं, उसके बेसिस पे कंपैरिजन है। पहले आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडल वेव। हाँ जी भाई, फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडल वेव, ठीक है ना। ये वाइब्रेशंस कैसे होते हैं उसके बेसिस पे चलते हैं। फॉर लॉन्गिट्यूडल वेव्स particles of medium vibrate in direction of propagation of wave। longitudinal wave में जो पार्टिकल है उसके वाइब्रेशंस, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उसके वाइब्रेशंस इन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन ही होता है। एग्जाम्पल बता देता हूं मैं इसका। एग्जाम्पल है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स में क्या होता है अपने पास, मैंने पहले भी बताया है कि यूं चलता है, जैसे अपन बोलते हैं तो यहाँ जो एयर की लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब होती है, थोड़ी सी डिस्टर्ब होके वो आगे डिस्प्लेस होगी, फिर वहाँ वाली जो लेयर्स हैं उनको डिस्प्लेस करेगी, फिर वो आगे सरकेगी, फिर वो आगे वालों को डिस्प्लेस करेगी। तो लॉन्गिट्यूडल वेव्स जो होती हैं इन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन चलती है। लॉन्गिट्यूडल वेव्स आर ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्रेशन एंड ए रेयरफैक्शन चलती है। कैसे, अपने पास ये है, ये कॉम्प्रेशन है, इसके बाद में ये रेयरफैक्शन हो गया, फिर ये कॉम्प्रेशन आ गया, फिर उसके बाद में ये रेयरफैक्शन आ गया। रेयरफैक्शन में कॉम्प्रेशन में डिफरेंस भी बता देता हूँ। ये C हो गया, ये R हो गया, ये C ये R हो जाएगा। अब देखना एक बार, ये C R क्या है, कॉम्प्रेशन, एयर की लेयर्स कॉम्प्रेस्ड हुई है भाई। यहाँ पर एयर की लेयर्स कॉम्प्रेस्ड हुई तो अगर अपन देखें तो स्लाइटली वॉल्यूम डिक्रीज हो गया वहां पर। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी अपने पास। तो यहाँ पर जो है अगर अपन देखें तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन में अपने पास एयर की लेयर्स जो हैं अपने पास है वो कॉम्प्रेस नहीं होके थोड़ा सा गैप इंक्रीज हो रहा है, उनके बिटवीन का गैप इंक्रीज हो रहा है, इट इज रेयरफैक्शन। ये कॉम्प्रेशन, ये रेयरफैक्शन, समझ में आ गया होगा। एयर के जो पार्टिकल्स हैं इन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन ही वाइब्रेट करते हैं, इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडल वेव। ये है इसको समझने का तरीका। वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन इधर है और इसी साइड में अपने पास पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं।
उसके बाद में आ जाएं फॉर ट्रांसवर्स वेव्स। फॉर ट्रांसवर्स वेव्स पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ट्रांसमिशन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। इसमें अपने पास ये रहता है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेव ट्रांसमिशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होते हैं भाई, परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होते हैं। तो अब तुम्हारे आएगा कि भाई एग्जांपल क्या होना चाहिए। एग्जांपल जो है वेव्स इन स्ट्रिंग और रिपल इन वाटर। कैसे रिपल इन वाटर, यूं चलते हैं कि नहीं चलते हैं अपने पास। जैसे अपने पास मान लो कि यहां से रिपल स्टार्ट हुआ तो यूं चलता है, वेव प्रोपेगेशन इधर है और ये मीडियम के पार्टिकल ये देखो परपेंडिकुलर अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो ये 90 के एंगल पर वाइब्रेट करते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव्स है, ये लॉन्गिट्यूडल वेव्स हैं। अब अपन इसमें और चलें, स्ट्रिंग में भी जो वेव की फॉर्म होती है तुम जानते हो, ये स्ट्रिंग में वेव की फॉर्म चलती है। ये है इसको समझने का तरीका, ये है अपने पास स्ट्रिंग में जो वेव होती है। ये पॉइंट होता है इट इज क्रेस्ट एंड इट इज ट्रो, ये ट्रो है एंड ये है क्रेस्ट। क्रेस्ट मीनिंग समझ में आ गया होगा। इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इट इज पॉइंट ऑफ है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव डायरेक्शन। वेव में नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायरेक्शन लिया करो तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। ये क्रेस्ट हो गया, फिर ये यहाँ पर क्रेस्ट आ जाएगा, उसके बाद में आ जाओ ये ट्रो आ जाएगा, ये फिर क्रेस्ट आ जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ क्रेस्ट ट्रो क्रेस्ट ट्रो। तो ये क्रेस्ट ट्रो की फॉर्म में अपने पास वेव जो है ट्रेवल करती रहती है। इसमें किसके फॉर्म में चलेगी, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ठीक है ना। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये अपने पास नेगेटिव में हो जाएगा। तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इसमें क्रेस्ट एंड ट्रो के फॉर्म में अपने पास ये ट्रेवल करती रहती है। अब आ जाते हैं, एक और चीज बताता हूं तुमको मैं, वो यहां से देखो। अब वेवलेंथ बता देता हूं मैं तुमको कि वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है। ये है भाई वेवलेंथ। अगर आप देखें यहां से ये 0 टाइम t, ये सब पढ़ चुके हो तुम पहले भी SHM में। टाइम t/2, इट इज t/4 एंड इट इज 3t/4। ऑन बेसिस ऑफ एंगल इट इज 2 पाई, ये पाई हो जाएगा, इट इज π/2 एंड ये 3π/2। तो ये एंगल का बेसिस पे हो गया अपने पास सारा का सारा। वेवलेंथ इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इट इज लेंथ ऑफ वेव। अब आता है कि डेफिनेशन क्या होती है वेवलेंथ की। तो इसका अपने पास डेफिनेशन ये है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रो। इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रो और बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, ठीक है। उनके बिटवीन में जितनी डिस्टेंस होगी इट इज इक्वल टू लैम्डा। और बता देता हूं, इट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 कंप्रेशन और 2 को रेयरफैक्शन। अगर लॉन्गिट्यूडल में चलते हैं तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये लैम्डा के इक्वल, फिर यहां से यहां लेते हो इट इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा, यहां से ये हो जाएगा। और अगर यहां से यहां देखते हो तो फिर ये लैम्डा यहां से देखो एक बार, ट्रो के बिटवीन ट्रो तो ये लैम्डा हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई इसकी। एक डेफिनेशन और बता देता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इट इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा। ये तो है ही लैम्डा, ठीक है ना। ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी लैम्डा के इक्वल आ जाता है भाई। देख लो सारा का सारा ये लैम्डा। तो अब यहां से चलें, ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा λ/2, ये λ/2 हो जाएगा, ये λ/4 हो जाएगा। इन्हीं के बेसिस पे मैं आप लोगों को पार्ट डिफरेंस,
फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, तीनों चीजें एक साथ इसी से कोरिलेट करके अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले आ जाएं, आप लोगों को ये पता है फेज किसको बोलते हैं भाई, है ना। फेज के लिए तुम लोगों को एसएचएम में पढ़ा चुके हैं सर, तो ये है फेज। फेज का मीनिंग है, जैसे एसएचएम का इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, जो भी है अपने पास, साइन के साथ जो कुछ भी एंगल है इट इज कॉल्ड फेज। साइन और कोस के साथ जो कुछ भी अपने पास एंगल है इट इज कॉल्ड फेज। ये तो बात हो गई फेज की। उसके बाद में आ जाते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस अब ये रहा अपने पास, जैसे y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, एंड सेकेंड वेव है y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। अब सेकेंड वेव को कन्वर्ट करें अपन अगर साइन में, देन a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहां से अगर आप देखते हैं ये फर्स्ट वेव का फेज, ये सेकेंड वेव का फेज, डेफिनेशन ऑफ फेज डिफरेंस क्या होगी? इट इज डिफरेंस ऑफ फेज एंगल ऑफ टू वेव्स। इट इज ए डिफरेंस ऑफ फेज एंगल ऑफ ए टू वेव्स, सो दैट फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, इसमें से इसका फेज निकालें अपन, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, सो दैट फेज डिफरेंस इज पाई बाय टू। ये फेज डिफरेंस है भाई अपने पास। तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, जैसे अपने पास ये है y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, एसएचएम में लेके चल रहा हूं भाई एक बार, y2 इज इक्वल टू a या माइनस a1 ले लेते हैं, ये a2 ले लेते हैं साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस कितना होगा? अब तुम बोलोगे कि इसमें से कितने का फेज डिफरेंस निकालें, तो साइन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, इस नेगेटिव साइन को अपने को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो 180 प्लस करेंगे तभी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता ही नहीं है, पॉजिटिव होता है। तो अपन ये लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू 80 a2 साइन 180 प्लस ओमेगा टी, देख लो भले 180 प्लस ओमेगा टी। ये जैसे इसको सॉल्व करोगे 180 प्लस ओमेगा टी माइनस में आ जाएगा, so that phase difference between first and second y1 and y2 it is 180। ये 180 का फेज डिफरेंस है, या फिर ये कह सकते हैं इट इज फेज डिफरेंस ऑफ ए पाई। इट इज ए फेज डिफरेंस ऑफ ए पाई। अब अपन चलते हैं, फेज डिफरेंस तो हो ही गया, एक होता है पाथ डिफरेंस, एक चलते हैं अपन पाथ डिफरेंस। ये लो जी भाई, पाथ डिफरेंस इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। तो सबसे पहले आ जाएं अपने पास इनमें पाथ डिफरेंस, इट इज डिफरेंस बिटवीन पाथ ऑफ टू वेव्स। अब कैसे है पाथ में डिफरेंस कैसे हुआ, तो ये लो जी, यहां से देखना एक बार, अभी समझ में आ जाता है। ये फर्स्ट वेव है भाई, है ना, फर्स्ट वेव है। सेकेंड वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, ये सेकेंड वेव है। तो फर्स्ट वेव यहां से स्टार्ट है, सेकेंड वेव यहां से स्टार्ट है, तो ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 2 हो गया, सो दैट पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज लैम्डा बाई 2। ये हो गया अपने पास किसका फॉर्मूला, पाथ डिफरेंस का। ये लो पाथ डिफरेंस आ गया इसका लैम्डा बाई 2। अगर वेव मान लो कि यहां से स्टार्ट हो जाए तो 0 का पाथ डिफरेंस हो जाएगा, अगर यहां से स्टार्ट लेते हो लैम्डा बाई 4 का हो जाएगा, अगर कोई यहां से पाथ डिफरेंस लेते हो ये लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो जाएगा भाई यहां से। तो पाथ डिफरेंस समझ में आ गया अपने पास कैसे निकालते हैं, उसमें कितने पाथ का डिफरेंस है, इट इज कॉल्ड ए पाथ डिफरेंस। एक हो गया फेज डिफरेंस, एक हो गया पाथ डिफरेंस। अब एक और चलते हैं, इट इज टाइम डिफरेंस। ये होता है टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस बहुत इजी है भाई, टाइम डिफरेंस को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
यहां से ले लो, ये समझ में आ जाता है। देखो देखो जी भाई, ये एक वेव है, यूं ट्रेवल कर रही है, ये टाइम t by 4, t by 2, it is t by 4 and 3t by 4। फर्स्ट वेव यहां से स्टार्ट है, सपोज दैट सेकेंड वेव यहां से स्टार्ट होती है, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम ऑफ टू वेव्स? इट इज t by 4। कैसे? ये यहां से स्टार्ट है, ये यहां से स्टार्ट है, देन अपने पास कितने का टाइम डिफरेंस आ जाएगा? इनके बिटवीन में t by 4 का डिफरेंस हो जाएगा। अब फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, इन तीनों को अपन कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले एक तरीका बता देता हूं। ये t, इसी पर एंगल 2 पाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लैम्बडा। अब तीनों देखना एक बार, टाइम आ गया, एंगल आ गया और पाथ लेंथ आ गई, तो ये लो गई डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा टी। ये यहां से देखोगे अगर, ये टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस ये लैम्बडा, अगर आपने ये लैम्बडा लिया है तो ये 2 पाई लेना पड़ेगा, और ये 2 पाई लिया है तो वो पक्का है कि टे लेना पड़ेगा। अगर इन तीनों में से किसी का भी वैल्यू गिवन है तो अपन एक का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सपोज दैट वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस ये गिवन है, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई बाई 3 है, देन फाइंड आउट डेल्टा लैम्बडा एंड डेल्टा टी। ये दोनों फाइंड आउट करने हैं, तो दोनों फाइंड आउट करने का तरीका आ जाओ। सबसे पहले एक तो डेल्टा लैम्बडा फाइंड आउट करना है, इन दोनों को साथ ले लो, तो डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई। अब करें चेंज, इसका वैल्यू रखें, डेल्टा फाई का वैल्यू पाई बाई 3 इंटू 2 पाई, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इट इज 1/6। यहां से यहां तक ले जाना अपने पास, ये लैम्बडा बाई 6 आ जाएगा, देन डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 6 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू यहां से लैम्बडा बाय 6 हो जाएगा। अगर पाई बाई 2 का हो तो लैम्बडा बाई 4 आंसर आ जाएगा। टाइम डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, देन डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेल्टा फाई, इट इज पाई बाई 3, सो दैट ये 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, ये भी अपने पास सेम ही चलेगा, 1/6, देन डेल्टा टी इज इक्वल टू टी बाई 6। ये लो जी भाई, इसका ये टाइम डिफरेंस हो गया, एक फेज डिफरेंस हो गया और एक हो गया पार्ट डिफरेंस। अब और बताता हूं मैं, यहां से चलो, ये है एक एग्जाम्पल है, जैसे y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, एंड y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 4। एक तो फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, एक अपने को फाइंड आउट करना है इसमें डेल्टा लैम्बडा, एंड एक टाइम डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये तीनों फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आ जाएं अपने पास, इनके बिटवीन में फेज एंगल कितने का डिफरेंस आ रहा है? पाई बाई 4 का। तो फर्स्ट आंसर हो गया डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब अपने पास चलते चले जाओ, डेल्टा लैम्बडा फाइंड आउट करना है, डेल्टा फाई अपॉन फाई इज इक्वल टू डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, सो दैट डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन ये 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू लैम्बडा, एंड डेल्टा फाई का वैल्यू पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई इंटू लैम्बडा, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एंड डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 4, डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 4। व्हाट इज टाइम डिफरेंस? ये फाइंड आउट करें, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा। ठीक है, तो चलो डेल्टा टी
इज इक्वल टू सेम ही आएगा आंसर, ये रहा यहाँ से, तो डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इंटू टी, डेल्टा लेमडा का वैल्यू लेमडा बाई 4 हो जाएगा, ये इसमें रखें, देन डेल्टा टी इज इक्वल टू लेमडा बाई 4 अपॉन लेमडा इंटू टी एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू टी बाई 4। ये फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, तुम्हारे मॉड्यूल का कोई भी सवाल हो इससे तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई अपने पास, ये बेसिक है, इसी से सारे के सारे क्वेश्चन अपने पास पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।